हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मुझे काठी। नेपाल, इंडोनेशिया, फ्रांस, इन सारे देशों में टर्मोइल हो रखा है। जनता सड़क पे आ रखी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल का माहौल है। एक और देश है जहां पे जनता सड़क पे तो नहीं आ रखी है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पुरजोरों पे है। मैं बात कर रही हूँ जापान की। उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, उन्होंने एक साल के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया। लास्ट सितंबर में ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही टुक ओवर द रिंग्स फ्रॉम फूमियो किशिदा। उन्होंने फूमियो किशिदा से ऑलरेडी एक बहुत ही ट्रबल्ड पार्टी इनहेरिट की थी एंड विद इन अ ईयर उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और ये खतरे की घंटी है जापान के लिए। इट seems like it can go back into the 1990s and 2000s era, जब एक रिवॉल्विंग डोर लगा हुआ था प्राइम मिनिस्टर्स का। जब शिंजो आबे 2012 में प्राइम मिनिस्टर बने, तब इस रिवॉल्विंग डोर को हॉल्ट लगा। इट वाज स्टॉप्ड, इट वाज a break was applied on these revolving doors and स्टेबल रेजिम जापान ने देखी 2012 से 2020 तक। लेकिन शिंजो आबे के जाने के बाद जापान वापस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जापान इज वन अगेंस्ट स्टेरिंग एट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इशिबा ने फूमियो किशिदा से एक ट्रबल्ड पार्टी इनहेरिट की थी। फूमियो किशिदा का कनेक्शन यूनिफिकेशन चर्च से निकल के आया था, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। यूनिफिकेशन चर्च अपनी स्थापना उसकी एस्टैब्लिश 1950 में हुई थी बाय अ कोरियन इवेंजलिस्ट। तब से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन शिंजो एबे की असैसिनेशन के बाद और स्कैंडलस हो गया है और कंट्रोवर्शियल हो गया है। शिंजो आबे वाज इन यूनिफिकेशन चर्च और जिसने उनको असैसिनेट किया, वो जो असैसिन था, उसने बोला कि उसका टारगेट एक्चुअली एबे नहीं, यूनिफिकेशन चर्च थे, क्योंकि वो यूनिफिकेशन चर्च के लीडर की विडो, जिसने एस्टैब्लिश किया था, उसकी विडो को टारगेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने शिंजो एबे को किया। उनकी मदर ने, असैसिन की मदर ने सारा पैसा, प्रॉपर्टी यूनिफिकेशन चर्च को दे दिया। ब्रदर ने, उनके भाई ने सुसाइड कर ली, वो भी करने की कोशिश कर चुके थे एंड इस सब से हताश होकर उन्होंने शिंजो एबे का असैसिनेशन कर दिया। उसके बाद से यूनिफिकेशन चर्च बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया एंड फूमियो किशिदा का भी लिंक जब यूनिफिकेशन चर्च से निकला तो उनको रिजाइन करना पड़ा। इसके साथ साथ स्लश फंड स्कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि करंटली रूलिंग पार्टी जापान में है, वो और विवादों में घिर गई और पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो गया है एलडीपी से। पॉलिटिकली शिगेरू इशिबा के दौरान एलडीपी ने दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अपनी मेजॉरिटी खो दी। लेट 2024 में लोअर हाउस में एलडीपी वाज रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी, उन्होंने मेजॉरिटी लूज कर दी एंड इन जुलाई 2025 एलडीपी ने अपर हाउस में भी अपनी मेजॉरिटी खो दी एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी। फॉर इलेक्टोरली दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ एलडीपी। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इसके बावजूद शिगेरू इशिबा की पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं घटी। उनकी पर्सनल अप्रूवल रेटिंग अभी भी अपटिक पे थी एंड जिसकी वजह से उनका रेजिग्नेशन ऑल द मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पॉलिटिकली तो ये शिगेरू इशिबा तो मुसीबत में घिरे ही थे। इनफैक्ट उनके अपने पार्टी मेंबर्स भी उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनने पार्टी में आने के दौरान बोला था कि वो रिफॉर्म करेंगे एंड स्ट्रिक्टर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। लेकिन ये बात पार्टी के पुराने लोगों को पसंद नहीं आई। द ओल्डर गार्ड डिडंट लाइक इट, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैंडल में खुद भी इम्प्लिकेटेड थे। उनका रेजिग्नेशन एक तरीके से ये दिखाता है कि एलडीपी पे अभी भी ओल्ड गार्ड कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा कमान संभालता है बिहाइंड द सीन्स। इकोनॉमिकली भी हाउसिंग प्राइजेस, एनर्जी प्राइजेस, फूड प्राइजेस राइज, इन्फ्लेशन, टैरिफ प्रेशर फ्रॉम यूएसए, everything was chaotic. So economically and politically there is instability in Japan.
इकोनॉमिकली भी अपनी पार्टी को इलेक्टोरली नहीं बचा पाए इशिदा एंड इकोनॉमिकली भी जापान की हालत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से शिगेरो इशिबा को रिजाइन करना पड़ा विद इन अ ईयर। अब इसके बाद क्योंकि 2028 तक इलेक्शंस तो ड्यू नहीं है, अब नया लीडर ढूंढा जा रहा है टू लीड एलडीपी एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर। नाम कुछ है रेस में, जैसे कि शिंजीरो कोइजुमा जो कि 44 साल के हैं एंड जापान के पॉलिटिकल रॉयल्टी हैं। इनके पिता भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जुनिचिरो कोइजुमी, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ही विल बी द कोइजुमी, इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ही विल बी द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। वो एलडीपी का लिबरल फेस रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेपरेट सरनेम्स एंड सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं। जापान की ऑपोजिशन पार्टी जो है जापान रेस्टोरेशन पार्टी, उसके साथ उनके अच्छे संबंध हैं शिंजीरो कोइजुमी के, तो ये उनको काफी हेल्प कर सकता है। एक दूसरी कैंडिडेट है सनई तकाइची। ये शी इज अ स्टाउंच कंजर्वेटिव। वो अपने आप को शिंजो आबे का एयर बताती हैं, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी की एयर बताती हैं, अपने आप को जापान का मार्गरेट थैचर बताती हैं। शी कॉल्स फॉर बोल्ड फिस्कल स्पेंडिंग एंड मॉनेटरी ईजिंग, ताकि जापान की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। वो सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है। सेपरेट ये जो सरनेम्स हैं, डुअल सरनेम्स, उसके खिलाफ हैं। ये चाहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिविजिट करना चाहिए टू क्लैरिफाई द रोल्स ऑफ स्पेशल डिफेंस फोर्स, क्योंकि जापान एक पैसिफिस्ट कंट्री है। वो अपनी मिलिट्री को आर्मी नहीं बुलाता है, सेल्फ डिफेंस फोर्स बताता है। लेकिन ये तकाइची को नहीं अच्छा लगता है। वो चाहती हैं कि जापान मिलिटरली और असर्टिव हो, मिलिटरली और उसका पावर बढ़े। एंड अब वो जापान के मिलिट्री पोस्चर को और स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। If she becomes the prime minister, she would be the first female prime minister of Japan. और भी नाम है रेस में, जैसे कि चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी। ये पहले तो लीडरशिप टेस्ट इनकी पार्टी द्वारा लीडरशिप टेस्ट होगा, लीडरशिप कॉन्टेस्ट होगा एंड द विनर will have to face the parliamentary vote. ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी चिंताजनक है। क्यों? एक तो इकोनॉमिकली जापान इज वेरी क्रूशियल। जापान इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान सप्लाई चेन का बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। इट इज वेल इंटीग्रेटेड इन सप्लाई चेन लिंक। ये 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है। ग्लोबल आउटपुट का मोर देन 5% अकाउंट फॉर करता है जापान। येन, जो कि जापान की नेशनल करेंसी है, दैट इज द 3rd मोस्ट यूज्ड करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल जैसी चीजें प्रोड्यूस करता है जापान। अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो जापान इंडो पैसिफिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ चाइना सी में रेगुलर बेसिस पे ड्रिल्स करता है, जो कि बहुत जरूरी है फॉर अमेरिकन डिफेंस ऑफ ताइवान। नॉर्थ कोरिया भी अपने रिश्ते रशिया और चाइना से डीपन कर रहा है। इस सिनारियो में भी जापान इज अ फ्रंट लाइन स्टेट। सो जापान इज इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन सच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी। अगर टर्मोइल बहुत हार्श वर्ड लग रहा है तो इंस्टेबिलिटी कहूंगी मैं, लेकिन इस तरह की इंस्टेबिलिटी के लिए जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय सिर्फ एक लीडरशिप चुनने की बात नहीं है, इस समय बात यह भी है कि जापान के लोगों का उसके पॉलिटिकल लीडरशिप में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है। जो नया लीडर आएगा, he will have his task cut out to provide stability to Japan and to restore the confidence of people in the political system of Japan. LDP लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अपने इतिहास में उसने 2 बार वाइप आउट देखा है।
ये देखना बाकी है कि क्या वो तीसरी बार इस वाइप आउट को रोक पाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कैंडी टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।